जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी में हमें जिस मेजर ब्रांच के बारे में स्टडी करना है उसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ने से पहले आपको ध्यान में होना चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल जो पूरी की पूरी कोशिका होती है, उस कोशिका में एक मास्टर ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम है न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है। तो आप लोगों ने इस तरह से न्यूक्लियस देखा होगा कि भाई एक न्यूक्लियस होता है, राउंड शेप बना देती हूँ इसकी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, कवर्ड होगा, और इसके अंदर बहुत टाइप से, इस टाइप से क्या है, उलझा हुआ सा नेटवर्क पाया जाता है जिसको क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं या हम क्रोमोसोम का एक जाल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम का जाल है इसको जब आप लोगों ने मियोसिस माइटोसिस पढ़ा होगा उस समय सुलझा के देखा होगा कि भाई एक्चुअल में जो क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से पाई जा रही थी। ठीक है, इस तरह से ये 4 विंग्स है वो निकले हुए क्रोमोसोम के पाए जा रहे थे। तो अब ये जो क्रोमोसोम है आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो इसमें यहाँ पे इस तरह से इनके ऊपर इस तरह से लिपटे हुए जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। और डीएनए की स्ट्रक्चर हम खोल के देखते हैं तो इस टाइप से हमें एक डबल बाइंडेड स्ट्रक्चर दिखती है जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप लोगों की काफी बुक्स पे अवेलेबल होगी, तो आप लोगों को इस स्ट्रक्चर को यदि थ्योरेटिकल नहीं ध्यान में तो आप लोगों ने प्रैक्टिकली इस स्ट्रक्चर को जरूर देखा होगा कि इस तरह से एक डबल हेलिक्स का जो एक मॉडल होता है जिसको हम डीएनए के नाम से जानते हैं। इन्हीं डीएनए के अंदर जीन्स पाई जाती है, उन्हीं के अंदर हम जो कांट छांट करने वाले हैं, तो यही कांट छांट पढ़ने के लिए हमें डीएनए के स्ट्रक्चर का मालूम होना पहले जरूरी है कि भाई कौन सी हमें डिजायर्ड जीन हमें कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, केंद्रक में पाया जाता है। और इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा एसिडिक, ये अम्लीय प्रकृति का पाया जा रहा है। तो आप लोगों को ये दोनों चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करें इसकी डिस्कवरी की। भाई इसकी डिस्कवरी किसने की, तो डिस्कवरी की अब फिशर ने। अब फिशर ने की किसमें, पस सेल से। जो मवाद कोशिकाएं होती है, पस सेल होती है, मतलब पस भर जाता है ना जो हमारे, तो पस सेल में से न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी अब मिशन ने। और अब मिशन ने इसकी डिस्कवरी करके इसका नाम क्या दिया था, इसका नाम दिया था न्यूक्लिन। लेकिन न्यूक्लिक एसिड जब ये एसिडिक नेचर का है और इसको न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया, वो दिया अल्टमान ने। तो आपको अल्टमान का नाम है वो भी ध्यान में रखना है और अफ मिश्र का नाम भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ये न्यूक्लिक एसिड है वो एक्चुअल में है क्या, वो है एक न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमर। पॉलीमर के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। पॉलीमर का मतलब होता है कि जिस तरह से हम माला पहनते हैं, माला के अंदर बहुत सारे मोती लगे हुए होते हैं, उसी तरह से एक पूरा का पूरा जो डीएनए है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए होंगे। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनेंगे ये हमें देखना है। तो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बने हुए होंगे उसके लिए हमें ये सारी की सारी थ्योरी है वो पढ़नी पड़ेगी। तो आप अभी इतना ध्यान में रखिए कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड की एक पूरी माला है, बहुलक है या पॉलीमर के नाम से जिसको जानते हैं। उसके बाद में आपको ध्यान में है कि न्यूक्लिक एसिड है वो 2 टाइप की होते हैं, एक तो डीएनए और एक आरएनए। आप लोगों ने सबने सुन रखा है, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग जब 11th क्लास का आपका जो 12th चैप्टर है वो निकाल लीजिए ताकि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इजी रहे और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी इजी रहे, क्योंकि मैं तो यहाँ पे फ्लो चार्ट से समझाऊंगी, आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने के लिए वो भी बुक चाहिए। ठीक है, तो आप 12th चैप्टर है वो निकाल के बैठ जाइए। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैंने लिख रखा है कि यहाँ पे डीएनए और आरएनए 2 क्या है, न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स है। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। किसके बेस पे, शुगर के बेस पे। इनमें जो शुगर है वो 2 टाइप्स की होगी, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो किसमें होगी, डीएनए में, इसलिए इसका नाम क्या होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और राइबोज शुगर है वो किसमें होगी, आरएनए में, तो इसका नाम हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। देन आपको ध्यान में रखना है कि डबल स्टैंडर्ड है। हम इसको कैसे बना रहे हैं, इस टाइप से 2 स्टैंड बना रहे हैं इसके, वो भी कॉइल्ड घूमे हुए। ठीक है, तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो डबल स्टैंडर्ड है और मोस्टली कहाँ होगी, ये केवल और केवल न्यूक्लियस में होगी। ठीक है, लेकिन हम लोग जहाँ पे यहाँ पे आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगी, मोस्टली कहाँ पाई जाएगी, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और
आरआरएनए। तो आरआरएनए और टीआरएनए तो साइटोप्लाज्म में ही होंगे, लेकिन जो एमआरएनए का फॉर्मेशन है वो आप लोगों ने पढ़ा है कि डीएनए से होता है, तो आप लोगों को इस टाइप से ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम लोग जो आगे डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं कंप्लीट, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में आप लोगों को देखना है कि डीएनए में हम लोग जिसके बारे में स्टडी करेंगे मेजरली, उस डीएनए का नाम क्या है, बी डीएनए है। तो ए बी सी डी जेड इस टाइप से बहुत टाइप के डीएनए होते हैं, लेकिन हम लोगों को किस बारे में पढ़ना है, बी डीएनए। ठीक है, तो बी डीएनए के बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए जो डीएनए है, डीएनए को मैंने कहा कि न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर है, और न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है उसका हम लोग जब पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब जल अपघटन करते हैं, तो ये दो भागों में डिवाइड होते हैं। दो भाग में फर्स्ट है न्यूक्लियोसाइड एंड देन है फॉस्फोरिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग फॉस्फोरिक एसिड देख लेते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड है उसका फॉर्मूला होता है H3PO4, और ये स्ट्रक्चर देखें तो POH OH OH और यहाँ डबल बॉन्ड में O। तो ये स्ट्रक्चर है, ये आपको केमिस्ट्री में भी ध्यान में है और आप लोगों ने जो 11th बायोलॉजी है उसमें भी पढ़ रखा है, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हुआ, H3PO4। जब इसको स्ट्रक्चर से न्यूक्लियोसाइड को हटा दे, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अपना क्या है, न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फोरिक एसिड जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस और जो शुगर है, ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाती है, न्यूक्लियोसाइड बनाती है। न्यूक्लियोसाइड के दो हिस्से हो गए, नाइट्रोजन बेस जिसको नाइट्रोजन क्षारक भी कहते हैं, शुगर मतलब यहाँ पे हो गया शर्करा। तो यहाँ पे शुगर देखिए, यहाँ पे शुगर कौन सी होगी, पेंटोज शुगर। जब आपने पी पढ़ा था, ठीक है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पढ़ा था, तो उसमें इस शुगर का फॉर्मेशन हो रहा था, जब मैंने आपको कहा था कि डीएनए और आरएनए और प्रोटीन की स्ट्रक्चर के लिए क्या रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे पेंटोज शुगर देखिए, एक पेंटोज शुगर बनाई है मैंने यहाँ पे, जिसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर एंड 5 नंबर 5 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। उन 5 कार्बन में मैं यदि यहाँ सेकंड नंबर पे भी OH कर दूं तो ये राइबोज शुगर का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ से मैं सेकंड नंबर कार्बन से क्या उड़ा दूं, एक O उड़ा दूं, एक ऑक्सीजन उड़ा दूं, तो इसका नाम क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो हमें यहाँ पे डीएनए के लिए कौन सी चाहिए, डीऑक्सीराइबोज शुगर चाहिए। इसमें 5th नंबर कार्बन है वो हवा में ऊपर की तरफ है, बाकी आपको स्ट्रक्चर है वो ध्यान में एज इट इज रखनी है। राइबोज हो तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन है उसको ऐड कर सकते हैं, और यदि यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज है तो यहाँ से ऑक्सीजन को आप यहाँ से क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस और शुगर है, ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस और शुगर है वो आपस में अटैच कौन से नंबर कार्बन से होंगे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर कार्बन दिख रहा है, इस फर्स्ट नंबर कार्बन पे ही नाइट्रोजन बेस है वो अटैच्ड होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट लिखा है। ठीक है, देन हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन बेस के बारे में। नाइट्रोजन बेस है वो 2 टाइप का होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन है वो यहाँ 2 भागों में पाया जा रहा है। 2 भाग कौन से है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन जिसको ए और जी के नाम से भी जाना जाएगा, तो एजी सुनते हो, ठीक है, तो ये ए और जी क्या है, प्यूरिन। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ए और जी जो एडेनिन और ग्वानिन है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर आपको ये रिंग भी दिखाई दे रही होगी। इसमें कहाँ कहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है 1 3 7 और 9। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1 नंबर कार्बन से, फिर 2 फिर 3, इस टाइप से करते हुए आपको यहाँ पे काउंटिंग करनी है, जिसमें ये एक रिंग है, इस रिंग का नाम तो क्या है, पिरिमिडिन रिंग। ये आपको रिंग और वो रिंग आपको एक जैसी दिखाई देगी। यहाँ पे एक रिंग है वो एक्स्ट्रा पाई जाएगी जिसका नाम है इमिडोजॉन रिंग। यदि आपको रिंग्स भी याद नहीं करनी तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे जो मेजरली अगला चैप्टर समझने के लिए जो चाहिए वो आपको याद रखना है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए कंप्लीट वीडियो इसी पे बन रहा है, तो मैं आपको ये कंप्लीटली पढ़ाऊंगी। और ये हो गया हमारे यहाँ पे पिरिमिडिन, जिसमें खाली 1 और 3 नंबर कार्बन में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन बेस। यहाँ पे नो है, ठीक है, नो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, तो नो में जो 9th पोजीशन है वो जाके शुगर से अटैच होगी। ठीक है, और पिरिमिडिन है तो पिरिमिडिन का ये जो 3rd पोजीशन है, ये 3rd पोजीशन जाके शुगर से अटैच होगी। तो यहाँ पे मैंने 9th पोजीशन और 3rd पोजीशन लिखी है। ठीक है, और यहाँ पिरिमिडिन है वो 3 टाइप से होता है, एक तो थायमिन होता है, एक साइटोसिन होता है और एक यूरेसिल होते हैं। तो जो थायमिन है उसको T से रिप्रेजेंट करेंगे, साइटोसिन है उसको
C से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और ये मैंने यहाँ पे बना दी। अब इसी पिरिमिडीन के अंदर हम लोग यदि बात करेंगे थायमीन को यदि रिप्लेस कर दे यूरेसिल, ठीक है, T की जगह U आ जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, RNA का स्ट्रैंड हो जाएगा। यहाँ पे ये DNA नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सारी स्ट्रक्चर है वो DNA और RNA में क्या होती है, सेम होती है, खाली थायमीन की जगह यूरेसिल और शुगर की जगह डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज शुगर है वो पाई जाती है। तो इस टाइप से आप लोगों को ये पूरे की पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो आई होप समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो किससे बनता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस या पी आयन जो फॉस्फोरस है, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन बेस और शुगर मिलते हैं तो वो ये न्यूक्लियोसाइड होते हैं और फॉस्फोरस और अटैच हो जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ बॉन्डिंग बता देती हूँ ताकि आपको आगे वाले वीडियो में जो डायग्राम समझ में आना है वो समझ में आ जाए इजीली। तब नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बेस जब जुड़ेंगे तो नाइट्रोजन बेस में आपको ध्यान में रखना है हमेशा प्यूरिन से पिरिमिडीन जुड़ता है। प्यूरिन प्यूरिन आपस में नहीं जुड़ेंगे, मतलब A और G आपस में नहीं जुड़ेंगे। A के साथ हमेशा थायमीन जाएगा और G के साथ में हमेशा C जाएगा, ठीक है। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। देन हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड जब नाइट्रोजन बेस और शुगर को जोड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं फर्स्ट नंबर कार्बन से क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, तो वो कौन से बॉन्ड से होगा, वो होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उसके बाद हम बात करें कि जो न्यूक्लियोसाइड है, दो न्यूक्लियोसाइड है, वो एक फॉस्फोरस से जब जुड़ेंगे तो उसका नाम क्या होगा, फॉस्फोडाइएस्टर। तो ये इनके बीच में बॉन्ड पाया जाएगा, वो कौन सा होगा, फॉस्फोडाइएस्टर। तो इस टाइप से मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर समझाई है। देन हम लोग इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में। तो डीएनए की स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने डीएनए को इस टाइप से देखा हुआ है जिसमें ये आपको जो लाइंस दिखाई दे रही है ये डबल हेलिक्स होती है, मतलब कि दो स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड क्या है, कॉइल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का नाम होगा डबल हेलिक्स मॉडल, द्विकुंडलित मॉडल, जिसको दिया किसने था, वॉटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है। और एक 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर होने के साथ में इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखा किसके थ्रू था, तो वो देखा था एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक फोटोग्राफ्स के थ्रू देखा गया। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है। अब हम लोग पहले ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी ये एक नॉर्मल सी स्ट्रक्चर है, इसको समझने के लिए किस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, किस तरह से इसमें शुगर जुड़ी हुई है और किस तरह से इसमें फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है, उसके बारे में पहले हम लोग डायग्राम के बारे में स्ट्रक्चर देखेंगे। तो डायग्राम में देखिए, सबसे पहले मैंने इसका कैरेक्टर लिखा है कि ये कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। देन मैंने लिखा है कि ये एंटी पैरेलल होगा। अब ये एंटी पैरेलल कैसे होगा उसको समझने के लिए आपको देखना होगा कि सबसे पहले मैं इस टाइप से शुगर बना देती हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी शुगर, जब तक गिली चौंक यूज नहीं करते तब तक आपके बोर्ड पे दिखाई हो नहीं देता। तो इस टाइप से आप लोगों को ये यहाँ पे बनाना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 4 शुगर बना दी जो कैसे है, सीधे, मतलब ऊपर मुंह किए हुए। ओ किसका, ओ कहाँ है, इसका ऊपर है। तो आपको ध्यान में है ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और यहाँ पे क्या होगा, 5 नंबर कार्बन होगा, क्लियर। देन हम वापस 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 एंड 5, और इसी टाइप से इसका ये 5 कार्बन होगा, इसका ये 3 कार्बन होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। एंटी पैरेलल मतलब होगी तो बराबर, वापस कभी नहीं मिलेगी, लेकिन होगी जस्ट उल्टी। तो इस साइड आपको बनाते समय इस कार्बन को, इस स्ट्रक्चर को आप क्या कर दो, उल्टा कर दो। शुगर क्या हो गई, उल्टी हो गई। यहाँ पे भी इसी टाइप से आप लोग शुगर को क्या कर सकते हैं, वापस उल्टा बना सकते हैं, ठीक है। ये उल्टी स्ट्रक्चर बनानी है, ये सीधी स्ट्रक्चर बनानी है। तो यहाँ इसका 1 नंबर कार्बन कहाँ रहेगा, अंदर की तरफ, ये रहा है 1 नंबर कार्बन। यहाँ पे 2 3 4 और इसके बाहर 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंटी पैरेलल वाला सीक्वेंस है जिसमें आपने यूं कहा कि ये वाले स्ट्रक्चर यदि 3 डैश से शुरू है तो यहाँ पे 5, यहाँ से 3 है तो यहाँ से 5। तो ये चीज समझने के लिए आपको ये शुगर के डायग्राम बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, 3 नंबर कार्बन पे एंड हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा है, 5 नंबर। तो ये मैंने लिख दिया, ये 3 और 5, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ये 1, फिर 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये 5।
एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो सबसे पहले मैं एडेनिन वाले लिख देती हूँ कि ये लो एडेनिन लिख दिया, ये लो थाइमिन लिख दिया, फिर मैंने जी लिख दिया और फिर मैंने सी लिख दिया। अब आप लोगों को बात क्लियर होनी चाहिए कि मैं जी, सी, ए और टी ये जो भी मैंने जोड़े हैं, इनको जोड़ने के लिए मेरे को यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की जरूरत हुई होगी। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ये क्या होता है, नाइट्रोजन बेस है वो शुगर से जुड़े हुए होते हैं। देन आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट पढ़िए कि बोथ चेन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, प्यूरिन पेयर्स विथ पिरिमिडिन। प्यूरिन है वो हमेशा पिरिमिडिन के साथ पेयर करेगा, प्यूरिन प्यूरिन से अटैच नहीं होगा। उसमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ए और जी क्या है, प्यूरिन है, टी और सी क्या है, पिरिमिडिन है। तो ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाएगा और जी हमेशा सी के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड जो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी के बीच में कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण जी और सी का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक है, वो क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा, ए मैंने लिखा है तो ए के जस्ट उस साइड क्या लिखना पड़ेगा, टी। तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा टी, हो गया। इसके बीच में बॉन्ड कितने होंगे, दो। उसके बाद में मैंने लिखा है टी, तो टी के भी वापस उल्टी साइड में क्या होगा, ए ही होगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पे उल्टा साइड में हम जी जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया ए। फिर जी के साथ में यहाँ पे हम बात करेंगे, तो जी के साथ में सी रहेगा वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में, और सी के साथ में यहाँ पे जी रहेगा वो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ में। तो ये आपको स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हम पर्टिकुलर यदि इस एक की बात करें, तो ये पर्टिकुलर एक की बात करते हैं, तो ये पर्टिकुलर क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। क्या है, न्यूक्लियोसाइड। अब ये बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड्स हो गए। अब इन न्यूक्लियोसाइड्स को क्या करना है, आपस में वापस जोड़ना है, मतलब उनकी बैकबोन बनानी है जोड़ने के लिए। तो बैकबोन बनाने के लिए यहाँ पे 3 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन, 3 और 5 नंबर कार्बन पे यहाँ पे हम फास्फोरस जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली जुड़ने के बाद में इस स्ट्रक्चर का हम नाम बोल देंगे कि न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर है, वो डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाते हैं। चाहे आरएनए का एक स्ट्रैंड बना लो, आरएनए में टी की जगह यू कर देंगे, फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, वो तो आरएनए होगा। डबल स्ट्रैंडेड करते हैं तो वो क्या होगा, डीएनए होगा। देन इसकी स्ट्रक्चर होगी वो एंटी पैरेलल होने के साथ में कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगी। तो आप लोगों को ये डायग्राम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको आप लोग 11th वाली बुक में वापस पढ़ लीजिएगा। देन हम लोग यहाँ पे जो बी डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं, तो बी डीएनए में आप लोगों को दिख रहा होगा ये माइनर गर्भ है, मतलब छोटी सी खांच है। ये मेजर, देन फिर माइनर। तो एक छोटी खांच और बड़ी खांच, ठीक है। एक छोटी खांच से लेके इस छोटी खांच तक, ठीक है, जो पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा का पूरा राउंड होके डीएनए जब वापस अपनी स्टेज में आ जाएगा, तो वहां की जो दूरी है वो मैंने लिखी है 34 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस लिखी है मैंने 34 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे देखिए 1 हेलिकल लेंथ इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम, आपको समझ में आ गया होगा। फिर है कि 1 हेलिकल टर्न, एक हेलिकल टर्न में कितने नाइट्रोजन बेस है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 बनाए ना, 4 बेस पेयर बनाए, तो उसी टाइप से यहाँ पे बेस पेयर कितने होंगे, 10 बेस पेयर का एक यहाँ पे क्या होगा, हेलिकल होगा कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बेस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब ये जो सीढ़ियां हैं इन सीढ़ियों में बीच का गैप कितना है, तो 34/10 इज इक्वल टू 3.4। तो ये यहाँ पे 3.4 अंगस्ट्रॉम यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप से। उसके बाद हम बात करते हैं डायमीटर ऑफ डीएनए। डीएनए का डायमीटर कितना है, मतलब ये वाला जो ये वाला कितना है 20 अंगस्ट्रॉम। और 20 अंगस्ट्रॉम किस किस के बीच में बोला है, इस P और यहाँ पे भी जो P होगा उसके बीच में। तो मतलब ये पूरा पूरा क्या होगा, डीएनए का डायमीटर, जिसको हमने कहा 20 अंगस्ट्रॉम। उसके बाद में शुगर के बीच में बोले कि भाई एक शुगर ये रहा और एक शुगर ये रहा, इसके बीच का हम डिस्टेंस लेते हैं, तो इसके बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा यहाँ पे 11.1 अंगस्ट्रॉम, ठीक है। और रेशियो बीच में यदि रेडियस निकालना हो तो 10 अंगस्ट्रॉम हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के अलग अलग कर दे दोनों चेन को, ठीक है। फिर ये राइट हैंडेड होता है और क्लॉकवाइज होता है। तो इस तरह से आप लोगों को ये सारी बात है वो ध्यान में रखनी है। देन यहाँ पे मैंने लिखा है डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि जब इसको 80 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करेंगे, 80 डिग्री सेल्सियस पे इसको उबाला जाएगा,
तो उस कंडीशन में ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, खुल भी जाएगा और सिंगल स्ट्रैंड में टूट जाएगा, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन या विकृतीकरण। उसके बाद में हम बोलते हैं रीनेचुरेशन, तो मतलब उसको वापस क्या कर दो, ठंडा कर दो, तो ठंडा करने से वो क्या हो जाएगा, रीनेचुरेशन। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ए और टी और जी और सी, इनका एक बेस रेशियो होता है, तो बेस रेशियो को ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हीं के बेस पे बोलते हैं कि बेस रेशियो है वो एक स्पीसीज का तो सेम होगा, लेकिन डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट पाया जाएगा। जिस तरह से हम बोलते हैं कि प्रोकैरियोटिक का वो 80 टाइप्स है, 80 टाइप्स का मतलब ये हो गया कि इसमें ए और टी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, फिर यूकैरियोट्स में जी और सी की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब ये वाले बॉन्ड्स है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे इनके बजाय, यहाँ पे अपने को सिमिलर है दोनों। उसके बाद एक जो चारगाफ रूल आता है, तो चारगाफ रूल आपको ध्यान में रखना है कि चारगाफ रूल में चारगाफ ने क्या कहा था, चारगाफ ने कहा जितना ए का परसेंटेज होगा उतना ही क्या होगा, टी का परसेंट, मतलब ए के साथ में हमें बाइंड करने के लिए टी तो उतने के उतने ही चाहिएंगे, जी का जितना परसेंट होगा उतना ही सी का परसेंट होगा भाई, जितने जी हमें चाहिएंगे उतने ही हमें सी चाहिएंगे। उसके बाद में इन्होंने लिखा ए प्लस टी इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू जी प्लस सी, जितने ए और टी है उतने ही जी और सी होना कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग ही होते हैं इनके रेशो, तो मैंने यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू कर दिया। फिर ए प्लस जी, हम ए की और जी की बात करें, ठीक है, तो जितने ए होंगे जितने टी चाहिएंगे, जितने जी होंगे उतने सी चाहिएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा यहाँ पे चारगाफ रूल है वो कंप्लीट होता है। और ओवरऑल आप लोगों को जो चीज ध्यान में रखनी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए आपको डीएनए की स्ट्रक्चर ध्यान में रखनी पड़ेगी, और उसी के साथ में आपको प्लाज्मिड ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई ये तो आपका क्या हो गया, यहाँ प्लाज्मिड हो गया, और ये आपका जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स का बेस पेयर का जो ग्रुप पाया जाता है, जी हो गया, सी हो गया, टी और ए हो गया। तो ओवरऑल आपको ये स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो बात ध्यान में ये 4 नाइट्रोजन बेस ही रखने हैं। तो आप मेरे को ये गालियां मत देना कि मैम ये 4 बात याद कराने के लिए आपने हमें कंप्लीटली पूरा का पूरा समझा दिया, कंप्लीटली आपको समझना कंपल्सरी था, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट यूँ रटाती कि भाई आप याद कर लो कि नाइट्रोजन बेस होते हैं जी, सी, टी और ए, ठीक है, आप रट भी लेते लेकिन आगे आपको दिक्कत आती। उससे बेटर है कि आप लोग ये पूरा का पूरा वीडियो है वो बहुत अच्छे से आप अपने नोट्स बना लीजिए, मैंने नोट्स के फॉर्म में ही बनाया है, और हिंदी मीडियम वाले हैं वो बुक से भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी एक बार बुक को देख लीजिए डीएनए की स्ट्रक्चर के लिए, ताकि आपको ये आगे का टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।